ईरान इजराइल युद्ध को लगभग 1 महीने पूरे होने को आए हैं, पर अभी भी युद्ध विराम की स्थिति दिख नहीं रही है। अगर बात करें इस पर नए अपडेट की, तो अब नया अपडेट ये आ रहा है, कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट अटकलें लगा रहे हैं कि अब पाकिस्तान इसमें शामिल हो रहा है और मध्यस्थता की बात कर रहा है, जिसके बाद से ही विपक्षी दल जो है मौजूदा सरकार पर कड़ा प्रहार कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत बाइट्स, मैं अभय कुमार। इसी मुद्दे पर अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं शशांक शेखर त्रिपाठी जी हैं, काशी क्षेत्र के संयोजक है भारतीय जनता पार्टी के विधि प्रकोष्ठ के। इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर इनकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर। बात करें अगर पाकिस्तान की, कंगाली वाला देश है, चौधरी बनने की कोशिश कर रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान की तो स्थिति ये है कि अफगानिस्तान से तो अपने देश की सीमाओं की रक्षा नहीं कर पा रहा, और अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में, क्योंकि मेरा जो मानना है और मुझे लगता है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भी यही बात दिखाई दे रही है वर्तमान समय में, कि राहुल गांधी की जो भाषा होगी, जयराम रमेश की जो भाषा होगी, सैम पित्रोदा की वही भाषा होगी, और जो सैम पित्रोदा की भाषा होगी वही भाषा पाकिस्तान के भी राष्ट्रीय नेताओं की। मुझे लगता है सैम पित्रोदा, राहुल गांधी और जो जनरल मुनीर है पाकिस्तान में, उन दोनों के एडवाइजर हैं, अब उनको राजनीतिक सलाहकार मुझे लगता है। क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय विषय होते हैं वो बहुत सारी चीज़ों को लेकर के डिसाइड होते हैं। पहले तो पाकिस्तान की वर्तमान में स्थिति ही ऐसी नहीं है, इतनी अराजक स्थिति है पाकिस्तान में कि अंतर्राष्ट्रीय पर्सनालिटीज पाकिस्तान आ सके और वहाँ बैठ सके। आपने देखा होगा कई सारे पाकिस्तान में जो विदेशी राजनयिक संस्थान थे वो बंद कर दिए गए, दूतावास बंद कर दिए गए, वहाँ फ्लाइट के उड़ने के लिए वो नहीं है, वहाँ सड़कों पर गाड़ियाँ चलने के लिए पेट्रोल नहीं है, वहाँ फ्लाइटें नहीं टेक ऑफ और वो लैंड कर पा रही है, क्योंकि वहाँ का सारा सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। इस बीच में पाकिस्तान को एक राजनीतिक मुद्दा चाहिए और कांग्रेस को वही मुद्दा सेम चाहिए भारत को परेशान करने के लिए। आप एक बात समझिए, भारत तेल पैदा नहीं करता, न तो भारत में तेल की, मैं ऐसे एक उपहास के तौर पर कह रहा हूँ कि न तो तेल की खेती होती है। तेल एक जो जियोग्राफिकल एरियाज हैं खाड़ी देशों के, मैक्सिमम तेल वहाँ पाया जाता है। कुछ तेल मान लीजिए रसिया वगैरह में, तो भारत लगातार रसिया से, ईरान से, कतर से तेल और गैस का आयात करता है। अब लेकिन संकट ये है कि वहाँ पर एक संकट बना हुआ है कि वहाँ से ईरान ने वो जो हॉर्मुज़ जल डब्बूबंद है वहाँ पे वो बिछा दिया है, तो मतलब एक बड़ी संकट वहाँ उत्पन्न है, वहाँ से तेल नहीं आ पा रहा है। तो जो बात विरोधी देशों को बोलनी चाहिए वो बात राहुल गांधी और कांग्रेस दिन रात सरकार को परेशान करने में लगे हुए। उसी प्रकार से ये लोग भी जो पाकिस्तान ने एक शिगुफा छोड़ा कि पाकिस्तान में मध्यस्थता की पेशकश की जा रही है। जयराम रमेश का ट्वीट आ गया, राहुल गांधी जी का ट्वीट आ गया, कांग्रेस के सारे बड़े नेता बोलने लगे। मुझे लगता है सैम पित्रोदा का भी बयान कहीं ना कहीं आ गया होगा, अभी दिखा नहीं है। तो निश्चित तौर पर ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है भारत सरकार को परेशान करने के लिए। और मैं आपको बता दूं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी है, इस बार 2014 के बाद माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हुए, उसके बाद से लगातार कोई ऐसा महीना नहीं बीता होगा जिस महीने में राहुल गांधी ने कोई न कोई नया आरोप न लगाया हो इस देश के प्रधानमंत्री के ऊपर। कभी चौकीदार चोर है, कभी अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर, कभी राष्ट्रीय विषयों पर, कभी लोकल विषयों पर, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान में कोई मध्यस्थता नहीं होने जा रही है, और न तो पाकिस्तान की राजनीतिक और रणनीतिक स्थिति इस समय ऐसी है कि वहाँ कोई मध्यस्थता हो सकती है, और मुझे लगता है अभी मध्यस्थता भी नहीं होने जा रही। पर बात करें अगर विपक्षी दलों की, जैसे जयराम रमेश की अगर बात करें, तो उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों का हवाला दिया है। उन्होंने पिछले साल मुनीर जब जाते हैं उनको इनवाइट किया जाता है व्हाइट हाउस में, उसका हवाला दे रहे हैं, तो वो बोले कहीं ना कहीं चिंगारी जो है दिख रही। देखिए, मुनीर का अमेरिका जाना, वो एक मालिक के यहाँ उसके सबऑर्डिनेट के जाने जैसा है। उसी दरमियान माननीय प्रधानमंत्री जी को अमेरिका से कई कॉलें आई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने बाद में स्वीकार किया, उनके मंत्रिमंडल के बहुत सारे लोगों ने स्वीकार किया कि मोदी जी से बात करने की कोशिश भी ट्रंप कर रहे थे, लेकिन मोदी जी ने बातचीत करने से भी इनकार कर दिया था। तो
मालिक के बुलाने पे कुत्ता नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? सबसे पहले आप बताइए। मालिक बुलाएगा, कुत्ता जाएगा। तो अमेरिका ने बुलाया, पाकिस्तान उसका कुत्ता है, वो जाएगा। जनरल मुनीर अमेरिका का एजेंट है, वो जाएगा। लेकिन भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, भारत की एक स्वतंत्र राजनीतिक पृष्ठभूमि है, भारत की एक स्वतंत्र विदेश नीति है। हम अपनी विदेश नीति पर तटस्थ और अटल हैं। हम खामनेई की भी हत्या की निंदा करते हैं और हम इजराइल में जो बच्चों को मारा गया, जो निरीह नागरिकों को मारा गया, हम उनकी भी निंदा करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इजराइल द्वारा जो बम्बार्डिंग की गई अपने पड़ोसी देशों पर, उसकी भी निंदा की गई। और जो इजराइल में जो हमले किए गए वो उनके द्वारा उनकी भी निंदा की गई। तो निश्चित तौर पर भारत अपने स्वतंत्र विदेश नीति पर कायम है और कौन इसकी मध्यस्थता करने की पेशकश करता है, इससे भारत की स्वतंत्र विदेश नीति पे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर कहीं ना कहीं विपक्ष जो है ये सवाल उठा रहा है कि इस पूरे 1 महीना होने को है लगभग युद्ध में, और ईरान के पक्ष में मौजूदा सरकार या किसी भी पक्ष में खुले तौर पर नहीं आई। तो हमेशा से ये सवाल उठा है कि मौजूदा सरकार अमेरिका से डर कर चुप बैठी है। आपने ठीक कहा, राहुल गांधी जी ने अपने हिसाब से ठीक कहा। देखिए, भारत की स्वतंत्र विदेश नीति है, ठीक है। ईरान कभी पाकिस्तान के अगेंस्ट भारत के साथ उस तरह से नहीं खड़ा हुआ जैसे उसको खड़ा होना चाहिए था, क्योंकि ईरान की सारी मदद भारत सरकार करती है। और अभी ईरान में आपने देखा, चाबहार पोर्ट भी भारत बनवा रहा था। ईरान में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, भारत के इंजीनियर्स, भारत के डॉक्टर्स, भारत का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान में काम करता है। अब आप देखें, वो हुआ उसके बाद जब खामनेई की हत्या हुई तो भारत सरकार ने उस पर अपना एक शोक व्यक्त किया। हमारे विदेश मंत्री जाकर के शोक व्यक्त किया, हम सब लोग दुखी थे उससे। तो निश्चित तौर पर ये जो विषय है उससे अंतर्राष्ट्रीय जो परिदृश्य है उससे भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति में काम करता है। भारत किसी के दबाव में काम नहीं करता है। भारत अमेरिका की भी निंदा करता है। इजराइल को भी बार बार भारत कह रहा है कि जो पब्लिक को निशाना बनाया जा रहा है वो ना बनाया जाए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है वो ना बनाया जाए। और निश्चित तौर पर भारत यही बात दोनों तरफ कह रहा है। भारत किसी भी तरफ से खड़ा नहीं है, क्योंकि भारत के साथ ये लोग उस स्थिति में कभी नहीं खड़े रहे जिस स्थिति से खड़े होने की जरूरत होती है। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले जो है मौजूदा प्रधानमंत्री संसद में बोलते हैं कि हम लोगों को कोरोना के वक्त की तरह एकजुट होकर रहना है, कि आगे स्थिति कुछ भी हो सकती है, जिसके बाद से लॉकडाउन की भी अफवाहें हो रही थी। और उनके पर भी सवाल विपक्ष उठा रहे हैं कि फिर से ये लॉकडाउन लगाएंगे, गैस की किल्लत को नहीं मान रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इनके शिपों को बैंड किया गया, पर फिर भी ये नहीं मान रहे, इसलिए क्योंकि ये विदेश नीति इन लोगों की कमजोर हो चुकी है और ईरान का ये लोग खुल के समर्थन नहीं कर रहे हैं। जैसे पहले ईरान और भारत की दोस्ती होती थी, उस तरीके से अब दोस्ती नहीं रही। नहीं, ईरान और भारत के बीच में जो दोस्ती है उसका उदाहरण ये कि शिवालिक अभी लाखों मिलियन गैलन गैस लेकर के भारत आया। उसके बाद 2 और बड़े जहाज पेट्रोल और डीजल लेकर के भारत आए। तो निश्चित तौर पर ईरान की जो भारत के साथ पॉलिसी है वही भारत की ईरान के साथ पॉलिसी है। ये दुनिया इकोनॉमिक वेलफेयर पे काम करती है। ईरान को अपना पेट्रोल बेच करके भारत के साथ अपने संबंधों को ठीक करना है, भारत से पैसा लेना है जिससे वो उसको हथियार खरीदना है, और भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए ईरान एक बड़ा बाजार है, ठीक है। और वर्तमान परिदृश्य में या पूरी दुनिया में जो गैस की किल्लत है, जो पेट्रोल की किल्लत है, वो सिर्फ भारत में नहीं है। इस बात को आप मानते हैं कि नहीं? न तो भारत उसकी खेती करता है, न भारत में पैदा होता है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री अगर इस बात को मान भी ले कि आने वाले 30 दिनों के बाद, जैसे 30 दिन का तो बार बार ये बताया जा रहा है कि हमारे पास रिजर्व है, तो 30 दिनों के बाद हमको समस्याएं आ सकती हैं। तो भारत के सभी नागरिकों को चाहिए कि वे इस कठिन परिस्थिति में देश के साथ खड़े हो और अपने पेट्रोल डीजल के कंजम्पशन को कम करें, और जो प्राकृतिक संसाधन है उनका कुछ दिनों तक इस्तेमाल करें। हम उस देश के रहने वाले हैं जिस देश ने अपनी सार्वभौमिकता स्वीकार करने के लिए, जिस देश में महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई लेकिन कभी गुलामी स्वीकार नहीं की। तो हम लोग आज इस बात को कैसे मान लें कि हमको 200 रुपए लीटर तेल खरीदना पड़े। मान लीजिए हम तेल का उतना ही इस्तेमाल करेंगे जितना हम 100 रुपए लीटर में करते थे, हमारे बजट में कोई नुकसान नहीं हुआ। हम अगर गैस की किल्लत होती है तो 2-4 दिन 10 दिन हम इंडक्शन पे खाना बना लेंगे,
आज के 30 साल, 20 साल, 25 साल पहले चूल्हों पर ही हमारे घर में माताएं बहनें खाना बनाती थी, आपके भी घर में बनाती रही होंगी। तो निश्चित तौर पर कोई ऐसा पहाड़ नहीं टूटने वाला है, लेकिन अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय समस्या आ रही है तो उस समस्या के लिए तैयारी रखने में भी कोई बुराई नहीं है, मतलब एक गार्जियन के रूप में। कहीं ना कहीं आप भी ये मान रहे हैं कि विकल्प हम लोग को देख के रखना चाहिए। विकल्प लगातार सरकार उस पर काम कर रही है, क्योंकि देखिए कतर से जो मेन गैस आती है हमारी, वो होर्मुज जलडब्बू मध्य से ही आती है। तो कतर वाला जो इलाका है वो इस समय एक गंभीर खतरे का सामना कर रहा है। वहाँ पर माइंस बिछी हुई हैं, वहाँ कभी भी कोई विस्फोट हो सकता है, बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए हम लोग अलग व्यवस्थाएं कर रहे हैं। रसिया से हम लोगों ने अपना परसेंटेज बढ़ाया है गैस और तेल मंगाने का, और जो साउथ अफ्रीका के देश है हम लोग उधर भी बात कर रहे हैं, उधर भी काम कर रहे हैं। कनाडा ने भी गैस देने के लिए कहा है। तो हम लोग सब तरफ बात कर रहे हैं। लेकिन ईरान और इजराइल के झगड़े में, ईरान और इजराइल के बीच में जिस सभ्यता का झगड़ा है, सेम वही सभ्यता का झगड़ा भारत में भी खड़ा है। एक बड़ी समस्या भारत में भी खड़ी है, उस समस्या से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। आपने देखा 1947 में इस अंग्रेजों के पोजीशन में या उनकी गुलामी में 30 से ज्यादा देश थे, लेकिन विभाजन से भारत का हुआ, धार्मिक आधार पर विभाजन हुआ। हम इस देश में जिसको सेकुलर राष्ट्र कहते हैं, उस देश का प्रधानमंत्री या उस देश का कोई नेता ये कहने की स्थिति में नहीं है कि अगर आप भारत का विरोध करते हैं तो आप पाकिस्तान चले जाइए, क्योंकि हम लोग इस विचारधारा के नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मुनीर ने शिया समुदाय के नेताओं से ये खुलेआम बात कही कि आपको अगर पाकिस्तान में दिक्कत है और ईरान का ज्यादा समर्थन करना है तो आप ईरान चले जाइए। वो अपनी देश की 25% आबादी से ये बात कह सकते हैं खुलेआम। लेकिन भारत एक समाजवादी राष्ट्र है, भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, भारत का हर नागरिक हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, वह किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय का हो। हम ये बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन भारत की सरकार के साथ समय पे खड़ा होने की मांग तो जरूर कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि रमेश जी जो है कांग्रेस के नेता जी, उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जी, सक्सेसफुल रहा है, पर उसके बाद से अगर कूटनीति की बात करें, राजनीतिक रणनीति की बात करें, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है इंडिया से बेहतर रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए ये वही जयराम रमेश हैं, ये उसी राहुल गांधी के एक पार्टी के महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं, जिन्होंने उस समय उसके फोटोग्राफ्स मांगे थे ऑपरेशन सिंदूर के समय, सबूत मांगे थे, वीडियो रिकॉर्डिंग्स मांगी थी, हमारी सेना के पराक्रम पर अविश्वास व्यक्त किया था। अपने देश के प्रधानमंत्री पर नहीं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पर विश्वास व्यक्त किया था। अपने देश के प्रधानमंत्री पर नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति पर उन्होंने विश्वास व्यक्त किया था। और आपने ये पढ़ा होगा, अभी एक हफ्ता पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर मैं हस्तक्षेप न करता तो पाकिस्तान के राजनीतिक नेतृत्व को भारत समाप्त कर देता। पढ़ा होगा आपने। तो ये सारी चीजें राजनीतिक रूप से जो भारत सशक्त है वह कांग्रेस देख नहीं पा रही है। कांग्रेस इस देश का एक और विभाजन चाहती है। मैं आपको ऑन मीडिया बता रहा हूँ और लगातार बता रहा हूँ। मैंने तो राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में कंप्लेंट भी, कई सारी कंप्लेंटें दाखिल की हैं। मेरे ही कंप्लेंट पे कई सारी कार्रवाई राहुल गांधी के खिलाफ हुई है। तो हम लोग ये जानते हैं कि कांग्रेस का जो मॉडस ऑपरेंडी है वो 1947 के स्टेटस पे काम कर रहा है। और आपको एक बात और बता दूं, अगर इतना ताकतवर नेता इस देश में मोदी जी ना होते ना, तो इस देश को डिस्ट्रॉय करने के लिए इन लोगों ने जो जेनजेड का एक एजेंडा चलाया था, जैसे श्रीलंका में चल रहा था, नेपाल में चल रहा था, अन्य देशों में चल रहा था, वो जेनजेड को भड़काकर ये लोग भारत में भी राजनीतिक तख्ता पलट कराने की प्रक्रिया में थे। लेकिन चूंकि देश नहीं, दुनिया के सबसे मजबूत नेता भारत के प्रधानमंत्री हैं आदरणीय मोदी जी, इसलिए इनकी कोई रणनीति, कोई कूटनीति नहीं चल पा रही है, कोई इनका भ्रष्टाचार नहीं चल पा रहा है। इसीलिए ये लोग परेशान हैं और लगातार जो है देश विरोधी, समाज विरोधी काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा इन लोगों ने लोकसभा नहीं चलने दी, लोकसभा में कोई प्रक्रिया नहीं शुरू होने दी। देखिए ये है हमारे मित्र, आइए, ये हम लोग इनके घर गए, हम लोगों ने इनसे कहा कि नहीं, खामनेई साहब की मृत्यु हुई है, उनकी हत्या हुई है, गलत हुआ है। पूछिए हम लोग ईद पर जाकर के शोक संवेदना व्यक्त किए कि नहीं? आप शिया समुदाय से आते हैं, हम लोग समाज के हर वर्ग को लेकर के चलने की प्रक्रिया में हैं। सरकार ने 5 दिन बाद एक वो राजनीतिक कूटनीति के तहत वो उसको डिक्लेयर किया
लेकिन मैंने एक दिन के बाद उसको डिक्लेयर किया और उस पर दुख व्यक्त किया सिया समुदाय के साथ खड़ा होकर के। हम लोग नहीं कह सकते इस देश के लोगों से पाकिस्तान की तरह कि ईरान चले जाओ। हम लोग इस देश के सभी नागरिकों को अपना भाई मानते हैं जो भारत माता की जय कह सकते हैं। मैं तो ईद की बधाई भी, ये लोग हमारे साथ वंदे मातरम करते हैं। हम लोग जाकर के नई सड़क और बजड़िया जैसे जगहों पर हम लोग काम करते हैं। पर इस पर विपक्ष का कहना है कि ये एक डर होता है, क्या डर की वजह से साथ है। कौन साथ है? आप जो बात करें कि एक साथ वंदे मातरम कर रहे हैं, हम एक साथ खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये डर है उन लोगों में, उस समाज में डर है। इस देश का 1% समुदाय, 1% पारसी, आपने जैन को भी अलग धर्म कर दिया। वो भारत के में डरता नहीं है। और भारत में 20-25 करोड़ 30 करोड़ मुसलमान डरता है, ये कहता कौन है? सबसे पहले तो जो 80 सालों में जो राजनीतिक बिसात बिछाई गई देश में, उसने ही हम विभाजन का काम किया। आप मुसलमान हैं, आप हिंदू हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप हरिजन हैं, आप क्षत्रिय हैं, आप मुसलमान हैं। क्या मतलब एक लोकतांत्रिक देश में इसकी क्या जरूरत है? अभी इसलिए इस देश को साथ लेकर चलने के लिए अभी एक प्रकरण है, अभी आप लोगों के सामने भी था, रोजा इफ्तार वाला। हम लोग अपना काम कर रहे हैं। अभी परसों 19 तारीख को एक कचहरी में कुछ घटना हुई। मुझे जितने हिंदू लोगों ने फोन करके मेरी चिंता की, उससे ज्यादा मुस्लिम भाइयों ने मुझे, मेरे मुस्लिम मित्रों ने फोन किया, उसकी चिंता व्यक्त की। क्योंकि तोड़ने वाले लोग बैठे हुए, इस देश को डिस्ट्रॉय करने के लिए लोग बैठे हुए। पाकिस्तान जो अल्लामा इकबाल के नाम पर बना, अल्लाह अकबर के नाम पर बना, आज उसी से कहा जा रहा है कि अगर ईरान की से मोहब्बत है तो 20% शिया मुसलमान जो है ईरान चले जाए। कहा था कि नहीं उन्होंने? ईरान के सारे धर्मगुरुओं ने विरोध किया, लगातार पाकिस्तान में विरोध चल रहा है, लेकिन भारत में किसी ने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये उनकी भी उतनी ही जमीनें थी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो शशांक शेखर त्रिपाठी जिनका कहना है कि कांग्रेस अभी भी 1947 के दर्ज पर काम कर रही है और फिर से एक बंटवारा देश को वो करना चाह रही है। ऐसे तमाम मुद्दों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।